एक गांव में खूसटमल नाम का एक सेठ रहता था, जो बहुत ही लालची था। किसानों को बेहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखो मंगू, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजा तो हूँ ही मैं। इन बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास बिरजू नाम का एक गरीब किसान आता है, जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम बिरजू है और मैं पास के गांव काशीपुर में रहता हूँ। ठीक है बिरजू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। शर्त ये है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी, उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद बिरजू वहाँ से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुँच जाता है। चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। बिरजू किसान दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। बिरजू अब अपनी उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुआ है। अगर आधी जमींदार भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा। बिरजू की उगाई हुई फसल की खबर सेठ खूसटमल के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज बिरजू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो बिरजू की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि बिरजू आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे बिरजू, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहाँ मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। ज्यादा मत बोल बिरजू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं चलूं यहाँ से। मुझे और भी काफी काम है। ये कहकर सेठ बिरजू से अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल बिरजू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर बिरजू मायूस हो जाता है। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? बिरजू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद बिरजू का बेटा किशन, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ये हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ खूसटमल जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ खूसटमल जैसे लोग खा जाते हैं।
हमारे पास ना अपनी जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की यह स्थिति सुनकर किशन बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और उस लालची सेठ खूसटमल को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन किशन सेठ खूसटमल के घर पहुंच जाता है। कहो किशन, क्या बात है? सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है, अब तुम खेती करोगे? जाओ भी, अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है बच्चे। पढ़े लिखे लड़के खेती के नाम पर गधे साबित होते हैं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हूँ तो किसान का बेटा ही ना। खेती किसानी मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है? सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। सेठ खूसटमल, यह तो बच्चा है। इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता बिरजू हर साल धान की फसल लगाता है, तो ये बेवकूफ भी धान ही लगाएगा। अच्छा किशन सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से किशन खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। किशन ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की वो फसल बहुत ही अच्छी हुई। अब किशन खेत से आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही सेठ खूसटमल किशन के पास पहुंच जाता है। अरे किशन, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। यह धान का फसल नहीं है, यह तो आलू की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है? हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार आलू की फसल लगा लेता हूँ। अरे मैं क्या करूँगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले रहे हो? आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था, और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह किशन ने चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गया और घास फूस उस सेठ के हिस्से छोड़ आया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये किशन का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे। इस बार तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद किशन दोबारा सेठ के घर आता है। कैसे हो सेठ जी? कहो लड़के, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए सेठ जी। ठीक है, तो मेरी इस बार की शर्त भी सुन ले लड़के। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोलो, मेरी ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह किशन सेठ से बात करने के बाद घर आ जाता है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। किशन इस बार गेहूं की फसल लगाता है और कुछ दिनों बाद फसल काफी अच्छी उगाती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब लहरा रही है, मजा आ गया। आने दो अब उस लालची सेठ को, फिर मजा चखाता हूँ उसको। कुछ दिन के बाद सेठ किशन के पास आता है। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत पर पहुंचा, उसका दिमाग चकराना शुरू हो गया। अरे ये क्या, इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। यह लड़का जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा।
इस तरह किशन ने अपनी होशियारी से सेठ खूसटमल को दोबारा बेवकूफ बना दिया और सेठ एक बार फिर से धोखा खाकर आग बबूला हो गया। अरे मालिक, उस छोटे से बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम सही कह रहे हो मंगू, मैं उसको बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो इस बार, फिर उसको बताता हूँ कि सेठ खूसटमल किसे कहते हैं। किशन ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया और उस फसल का कुछ हिस्सा उसने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। किशन और उसका पिता बिरजू दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। चलो आज उस सेठ के साथ दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ। देखता हूँ इस बार शर्त में वो सेठ कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। ये सोचकर किशन उस सेठ के पास दोबारा पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी सेठ खूसटमल हूँ। मुझे होशियारी नहीं आती सेठ जी, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अपनी जबान पर काबू रख लड़के, ये क्या बक रहा है? जिस काम के लिए आया है वो बात कर, यहाँ ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। सेठ जी चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए इस बार आपकी क्या शर्त है? शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना बच्चे। चल, इस बार फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी ये शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहें। चलो मैं जाता हूँ, मुझे अब फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर किशन घर चला जाता है। वो फिर से फसल की तैयारी में लग जाता है और इस बार वो गन्ने की फसल लगाता है। इस बार खेती में कौन सा फसल लगाया है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी पिताजी। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। कुछ दिनों बाद लालची सेठ और मंगू दोनों दोबारा किशन के पास आने लगे। अरे सेठ जी, इस बार किशन का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है। ऊपर का भी आपका और नीचे का भी आपका। बिल्कुल सही कहा मंगू। इस बार मैंने अपने दिमाग का 200% यूज किया है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र। अब देखता हूँ कि इस बार वो किशन का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत पर पहुंचते हैं, अरे सेठ जी, यह किशन तो आपका भी बाप निकला। देखो जरा, उसने इस बार कौन सी फसल लगाई है। अरे यह क्या? यह तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी झाड़ फूस ही आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप? और आप दोनों में क्या बात चल रही है, जरा मुझे भी बताओ। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाओगे और बीच का मैं लेकर जाऊंगा। अरे ओ किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप है बाप। ये खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। अरे ओ मंगू, बस कर, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद यह हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे किसी ने पंगा लिया है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं समझ चुका हूँ कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वो सब वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ना कभी अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट जलाकर मेहनत करता है। ऐसे में इनको तरसाना ठीक नहीं है। इनका हक तो इनको मिलना ही चाहिए। इस तरह किशन अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ले आया और सेठ ने सभी किसानों की जमीन और पैसा उनको वापस कर दिया।
उस दिन के बाद उस गांव के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में मोंटी नाम का एक चोर रहता था, जिसकी खबर वहां आसपास रहने वाले किसी भी आदमी को नहीं थी। मोंटी दिन भर सोता और रात होते ही चोरी करने के लिए शहर निकल जाता। वह चुपचाप किसी भी घर में घुसता और वहां उसे जो भी महंगी चीज मिलती उसे लेकर वहां से चंपत हो जाता और अगली सुबह उसे उसी शहर में एक कबाड़ी को बेच देता। उसे जो भी रकम मिलती उनसे वो अपने लिए महंगे कपड़े और खाने का सामान खरीदता और बाकी पैसे लेकर घर निकल जाता। 1, 2, 3, 4, 5। वाह, मजा आ गया। पूरे 5,000 बच गए आज तो। इससे अच्छा धंधा तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। चलो अब जल्दी से सो जाता हूँ, रात को फिर से धंधे पर जाना है। रात होती है और मोंटी फिर से चोरी के लिए शहर चला जाता है। अगली सुबह वह चोरी का सामान बेचकर उन पैसों से खरीदा हुआ सामान लेकर वापस गांव आ जाता है। अरे यार बल्लू, ये मोंटी तो दिन ब दिन अमीर ही होता जा रहा है। महंगा खाना, महंगा कपड़ा, किसी भी चीज की कमी नहीं है इसको। तू जानता है क्या कि ये शहर जाकर ऐसा कौन सा काम करता है कि इसकी इतनी मौज चल रही है? नहीं भाई चंदू, अगर मुझे ये पता होता तो मैं भी उसकी तरह अमीर नहीं बन जाता क्या हैं? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। चलो आज चलकर इसी से पूछ लेते हैं कि इसका ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है। क्या पता हमारा भी कुछ भला हो जाए। ये सोचकर चंदू और बल्लू मोंटी के घर पहुंच जाते हैं। भाई मोंटी, तुम तो काफी पैसे वाले हो। हमें भी बताओ कि तुम ऐसा क्या काम करते हो कि तुमने इतनी तरक्की कर ली है। तुम्हारी बदौलत हम भी 2-4 रुपए जल्दी कमा लेंगे। नहीं नहीं भाई, मेरा काम बहुत मेहनत का है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा, और उसके लिए बहुत तेज दिमाग और साथ ही बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। और हाँ, कभी कभी तो अंग्रेजी भी बोलनी पड़ती है, जो तुम दोनों के बस की बात नहीं है। तुम दोनों ठहरे लपड़ झंडिस, तुम रहने ही दो और जाकर अपने अपने खेतों में काम करो। बड़े आए जल्दी पैसा कमाने वाले। चलो अब जाओ यहाँ से, मेरा टाइम खोटा मत करो। मेरा टाइम बहुत कीमती है, ये मेरे सोने का टाइम है। चलो जाओ यहाँ से। मोंटी की बातें सुनकर चंदू और बल्लू हैरान और परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे भाई चंदू, ये कौन सा काम है जो बस रात में ही होता है? पता नहीं भाई, लगता है हमारी जिंदगी में तो बस खेतों में काम करना ही लिखा है। पूरा दिन खेतों में काम करते करते रात तक पूरा बदन टूट जाता है। और यहाँ इस मोंटी को देखो, क्या जिंदगी है इसकी, एकदम राजा बाबू वाली। चलो खेत पर चलते हैं, कहीं देर हो गई तो ठेकेदार आधे दिन की पगार काट लेगा। अरे हाँ भाई, सही याद दिलाया। चलो चलो जल्दी चलो। अगले दिन फिर से वही हुआ। मोंटी अपने हाथों में बड़े बड़े थैले लिए अपने घर की तरफ जा रहा था और चंदू और बल्लू उसे खड़े खड़े देख रहे थे। देख रहे हो भाई, पैसे की कोई कमी नहीं है मोंटी के पास। रोज रोज बड़े बड़े थैले लेकर लौटता है ये शहर से। हाँ भाई बल्लू, मुझे लगता है कि मोंटी अपने काम के बारे में हमें खुद तो कभी कुछ नहीं बताएगा, पर हम भी पता करके ही रहेंगे। चलो एक काम करते हैं, आज रात जब ये काम के लिए निकलेगा ना, तो हम दोनों इसका पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये ऐसा कौन सा काम करता है। ठीक है भाई चंदू, तुम मुझे रात को मोंटी के घर के बाहर मिलना। आज देखते हैं इसे। और हाँ भाई, एक बात और, अच्छे कपड़े पहन कर आना, जैसे पैंट और कमीज, क्योंकि शहर में सब वही पहनते हैं। अगर हमें वहाँ वो बड़ा व्यापारी मिल गया ना जिसके साथ मोंटी काम करता है, तो हम तुरंत उससे अपने काम की बात कर लेंगे। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हम गांव से हैं। वाह भाई चंदू, तुम तो बड़े बुद्धिमान निकले। चलो मिलते हैं रात को। सुनती हो भाग्यवान, अब जल्दी ही हमारे गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। क्या आप सच कह रहे हो जी? पर कैसे? मैं आज रात को नया व्यापार सीखने शहर जा रहा हूँ। अगर मैं उसमें सफल हो गया तो हम भी मोंटी की तरह खूब पैसों में खेलेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। हे भगवान, इनको सफल जरूर करना। हम पैसे वाले हो जाएंगे तो मैं खूब सारे कपड़े और गहने खरीदूंगी, मजा आ जाएगा। क्या बोला? कपड़े खरीदूंगी? अरे यहाँ गांव वसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। मैं तो बस तुमको ये बता रहा था कि आज रात को मैं घर पर नहीं रहूंगा।
मेरी पैंट और कमीज अच्छे से प्रेस करके तैयार कर देना। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काफी तैयारी करनी है। रात होते ही चंदू मोंटी के घर के पास पहुंच जाता है। कुछ ही देर में बल्लू भी पैंट कमीज में एकदम टिप टॉप बनकर वहां पहुंच जाता है। वाह भाई, क्या बात है, तुम तो एकदम पढ़े लिखे लग रहे हो। तुम भी तो हीरो लग रहे हो भैया, एकदम अमिताभ बच्चन की तरह। बस अब हमें उस मोंटी का इंतजार करना है। वह जरूर व्यापार करने के लिए घर से निकलने वाला होगा। चंदू देखो देखो भाई, शायद वो निकल रहा है। अरे भाई बल्लू, ये मोंटी ने अपना मुंह क्यों ढका हुआ है? ये तो किसी चोर की तरह दिखाई दे रहा है। मोंटी चुपचाप घर से शहर के लिए निकल जाता है। चंदू और बल्लू भी छुप छुप के उसका पीछा करते हैं। कुछ ही देर में वो लोग शहर पहुंच जाते हैं। मोंटी एक घर के पास खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और मौका मिलते ही उस घर में घुस जाता है। बल्लू, ये मोंटी किसके घर में घुस गया भाई? मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई। वो दोनों वहीं रुककर मोंटी का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद मोंटी अपने हाथों में पानी की एक बड़ी मोटर लिए उस घर से बाहर निकलता है, जिसे देखकर चंदू और बल्लू हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, ये मोटर कहाँ से उठा लाया? ये कौन सा धंधा है? बल्लू भाई, ये कोई धंधा नहीं है, चोरी है चोरी। ये मोंटी तो चोर निकला। देखो, ये इस घर की मोटर उखाड़ कर उसे लेकर यहाँ से चंपत हो गया। चलो चलो, इसका पीछा करते हैं। मोंटी उस मोटर को ले जाकर झाड़ियों के पीछे छिपा देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में चंदू और बल्लू भी उसका पीछा करते हुए उन झाड़ियों के पास पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो ये है इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा। साला, हम यहाँ पैंट और कमीज पहनकर इंटरव्यू देने आ गए, पर सच्चाई ये है इसकी। अरे भाई चंदू, ये मोंटी तो एक नंबर का चोर निकला। हम तो इसको बहुत बड़ा व्यापारी समझ रहे थे। ये इस मोटर को यहाँ इसलिए छोड़कर गया है ताकि सवेरा होते ही इसे यहाँ से ले जाकर किसी और को बेच दे। बल्लू भाई, मेरे पास एक कमाल की तरकीब है। क्यों ना मोंटी के आने से पहले हम इस मोटर को ले जाकर किसी कबाड़ी को बेच दें। वाह भाई चंदू, ये तो बहुत बढ़िया तरकीब है। चलो इसे तुरंत ले चलते हैं। वो दोनों उस मोटर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह वो उस मोटर को लेकर एक कबाड़ी के पास पहुँच जाते हैं। सुनो भैया, हमें ये मोटर बेचनी है। इसके कितने रुपए मिलेंगे? मामिया, इस मोटर के मैं तुम्हें 2000 दे सकता हूँ। बस 2000? नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है। ये कोई चोरी का माल थोड़ी ही है। इसके कम से कम 5000 दोगे तो ही हम तुम्हें बेचेंगे, वरना हम ये किसी और को बेच देंगे। क्यों भाई बल्लू? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ठहरो भैया, कहाँ जा रहे हो? क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तुम्हें इसके पूरे 5000 ही दे दूंगा। दूसरों के पास क्यों जाते हो? आखिर ग्राहक तो भगवान का रूप होता है और मैं भगवान को नाराज तो नहीं कर सकता ना। ये लो, ये पूरे 5000 हैं। अरे वाह बल्लू, आज तो मजा ही आ गया भाई। देखो कितने सारे पैसे आ गए आज अपने पास। खेतों में पूरा दिन काम करने के बाद भी हमें सिर्फ 250 रुपए ही मिलते थे, और आज एक झटके में हमने पूरे 5000 रुपए कमा लिए। हाँ भैया, सही कहा। चलो चलो जल्दी गांव चलते हैं, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ मोंटी उस मोटर को वहाँ झाड़ियों में ढूंढ रहा होता है। अरे यार, ये मोटर कहाँ चली गई यहाँ से? मैं तो यहीं छुपा कर गया था। हे भगवान, लगता है आज का दिन ही खराब है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे धंधे को किसी की नजर लग गई है। मोंटी दुखी परेशान वापस अपने गांव चला आता है। वहीं दूसरी तरफ चंदू की पत्नी चंदू की कमाई देखकर बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान, इतने सारे पैसे! मैं तो आपको निकम्मा और निठल्ला समझती थी जी। और देखो, आपने तो एक ही रात में कमाल कर दिया। मेरे प्यारे पतिदेव, आपका ये रात वाला धंधा तो सुपरहिट है। अब आप खेतों की मजदूरी छोड़कर रोज रात को यही व्यापार किया कीजिए। चलो मैं जल्दी से आज रात के लिए आपके कपड़े धोकर इस्त्री कर देती हूँ। अरे भाई बल्लू, कल के काम में तो मजा ही आ गया। हम आज रात फिर से उस मोंटी का पीछा करेंगे, क्या कहते हो? हाँ भाई चंदू, ऐसा लग रहा है कि अब अमीर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो मिलते हैं रात को। रात होने पर मोंटी फिर से चोरी के लिए निकल पड़ता है। चंदू और बल्लू भी उसके पीछे हो लेते हैं। शहर पहुंचकर मोंटी एक दूसरे घर में घुसता है और इस बार वो उस घर से एक टीवी उठाकर ले आता है और वहां से भाग जाता है।
चंदू और बल्लू दोनों मोंटी का पीछा करते हैं। इस बार मोंटी उस टीवी को पार्क में एक कूड़े के डब्बे के पीछे छुपा देता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही देर में चंदू और बल्लू वहाँ पहुँच जाते हैं। भाई बल्लू, इस बार तो इस मोंटी ने बहुत मोटा हाथ मारा है। ये टीवी तो काफी महंगा लगता है, इसके कम से कम 15,000 तो मिल ही जाएंगे। हाँ भाई, चलो इसे लेकर जल्दी यहाँ से निकलते हैं, कहीं मोंटी दोबारा यहाँ ना आ जाए। वो दोनों उस टीवी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही मोंटी उस पार्क में वो टीवी लेने पहुँचता है। अरे यार, वो टीवी कहाँ गया यहाँ से? यहीं तो रखा था मैंने। मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई मेरा पीछा करता है, जो मेरे सामान पर हाथ साफ कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं, जो भी ये कर रहा है उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। वहीं दूसरी तरफ चंदू और बल्लू वो टीवी 20,000 रुपये में उस कबाड़ी को बेच आते हैं, जिससे उनका जोश और हिम्मत 7वें आसमान को छू रहा होता है। अरे चंदू और बल्लू, आजकल कहाँ हो तुम लोग? खेतों में काम करने क्यों नहीं आ रहे हो? चंदू और बल्लू नहीं ठेकेदार साहब, बोलो साहब। अब हम तुम्हारे कोई दिहाड़ी वाले मजदूर नहीं हैं, अब हम मालिक हैं, मालिक। बहुत पैसा है हमारे पास। चलो भैया चंदू। अगले दिन रात होने पर वो दोनों फिर से मोंटी के घर के पास पहुंचकर उसका इंतजार करने लगते हैं। अरे भाई बल्लू, ये मोंटी कहाँ रह गया आज? इतनी देर हो गई, ये तो घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या करें? हाँ भाई, एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, आज हम खुद ही चोरी करने चलते हैं। हाँ हाँ, सही कहा। हम कब तक इसके भरोसे काम करेंगे? और वैसे भी अब सारी तिकड़म तो हम सीख ही चुके हैं। चलो चलते हैं। वो दोनों खुद ही चोरी करने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार मोंटी उनका पीछा कर रहा होता है। शहर पहुंचते ही चंदू और बल्लू एक घर में घुस जाते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों एक बड़ा सा एसी लेकर उस घर से बाहर निकलते हैं। ये देख मोंटी हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों ही मेरे चुराए सामान पर अपना हाथ साफ कर रहे थे। चलो इस बार मैं इन्हें मजा चखाऊंगा। चंदू और बल्लू उस एसी को लेकर एक पार्क में पहुंचते हैं और उसे झाड़ियों के पीछे छुपा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर में मोंटी वहां पहुंचता है। अच्छा, तो यहाँ छुपाते थे ये मेरा चोरी का सामान। अब इन्हें पता चलेगा कि चोर के साथ चोरी करके कैसा लगता है। मोंटी उस एसी को उठाता है और उसे लेकर वहाँ से चंपत हो जाता है। अगली सुबह चंदू और बल्लू एसी को लेने पार्क में उसी जगह पहुँचते हैं। अरे भाई बल्लू, यहाँ से वो एसी कहाँ गया? मुझे नहीं पता भाई, हम दोनों ने तो कल रात उसे यहीं पर छिपाया था। ज्यादा भोले मत बनो बल्लू। मुझे लगता है कि तुम सारा पैसा खुद ही हड़पना चाहते हो। कहीं तुमने ही अकेले तो वो एसी नहीं बेच दिया? नहीं नहीं भाई, ये क्या बात कर रहे हो? ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ ना। पर ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो चलो उस कबाड़ी के पास चलते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही वो दोनों उस कबाड़ी के पास पहुंचते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहाँ मोंटी पहले से ही उस कबाड़ी को वो एसी बेच रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं। क्यों भाई मोंटी, यही है तुम्हारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा? हमारा ये एसी तुम बेच रहे हो? तुम तो एक नंबर के चोर निकले। हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। वाह भाई चंदू, तुम दोनों कौन सा दूध के धुले हो? तुम भी तो इतने दिनों से मेरा चोरी किया हुआ सामान इस कबाड़ी को बेच रहे थे। तुम दोनों तो मुझसे भी बड़े चोर निकले। वो तीनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ दरोगा चप्पू सिंह पहुँच जाता है। हाँ भैया मोंटी, क्या हाल है तेरे? क्या ही चल रही है थारी चोरी की दुकान? सुना है आजकल तन्ना अपने ये दोनों चेले चपाटे भी रख लिया है, जो शहर में बड़ी बड़ी चोरियां कर रहे हैं। यो तो भला हो सीसीटीवी कैमरों का, जिसमें तुम तीनों चोरी करते हुए नजर आ गए हो। तेरा तुम तीनों को अरेस्ट वारंट। धर लो रे इन तीनों को और बढ़िया से खातिरदारी करना है इनकी। इतनी खातिरदारी करना है इनकी, इनके गुर्दे फोड़ देना कूट कूट के। इस तरह मोंटी चोर और उसके चोर पड़ोसी भी चोरी के जुर्म में जेल पहुंच जाते हैं। कहो किसान, क्या बात है? बख्श दीजिए महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने तक को कुछ नहीं है। मैं भला आपको कर कहाँ से दे पाऊंगा महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, मेरे राज्य में किसी को कोई माफी नहीं मिलेगी। राज्य के सभी किसानों को कर देना ही होगा, चाहे फसल हो या ना हो, लेकिन कर तो देना ही होगा, वरना कारावास की सजा के लिए तैयार हो जाओ। सैनिकों, देख क्या रहे हो? ले जाओ इस किसान को और तुरंत कारावास में डाल दो।
नहीं 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 महाराज, ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बिना उनका क्या होगा। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। इस तरह उस राजा का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। गरीब लाचार लोगों को वो राजा खूब परेशान करने लगा था। उसी राज्य में हरिया नाम का एक किसान अपने बेटे भोला के साथ अपनी एक छोटी सी जमीन पर खेती किसानी करके अपना गुजारा करता था। चलो बेटा भोला, काम शुरू करते हैं। आज बहुत सारा काम है। इस बार हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी फसल उगानी होगी ताकि महाराज को समय पर पूरा कर चुका सकें। बारिश का समय भी आने ही वाला है। जी पिताजी, मानसून आने वाला है, हमें जल्द से जल्द फसल को लगा देना चाहिए। मुझे लगता है इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी पिताजी। हाँ बेटा, हर साल की तरह उम्मीद तो यही है। इस तरह खेत पर काम करते करते काफी समय निकल गया और दिन भी अब ढलने लगा था कि तभी अचानक भोला की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है जो खेतों के बीचों बीच चमक रही थी। अरे ये क्या चीज चमक रही है, जाकर देखता हूँ। अरे ये तो कोई बक्सा लगता है। पिताजी जल्दी आइए, देखिए यहाँ जमीन के नीचे कोई बक्सा गड़ा हुआ है। क्या जमीन पर बक्सा गड़ा हुआ है? पता नहीं कौन गाड़ कर चला गया होगा। चलो चलकर देखता हूँ। अरे हाँ, यह तो कोई प्राचीन बक्सा लगता है। भोला बेटा, चलो इसे बाहर निकाल कर देखते हैं। फिर वो दोनों बाप बेटे उस बक्से को जमीन से बाहर निकाल लेते हैं। हरिया मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। फिर वो दोनों उस बक्से को खोलने लगते हैं और जब बक्सा खुला तो बक्से के अंदर उन्हें एक चमकती हुई अंगूठी और एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, यह एक जादुई अंगूठी है जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। इससे जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति इससे जिंदा नहीं किया जा सकता। भोला, क्या लिखा है इस पत्र में बेटा? कोई खजाने का नक्शा है क्या? नहीं पिताजी, इसमें लिखा है कि यह एक जादुई अंगूठी है, इससे जो मांगोगे वही मिलेगा। ये क्या मजाक है। छोड़ो बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमने बेकार में इस पर अपना समय बर्बाद कर दिया। रुकिए तो पिताजी, एक बार इस कागज पर लिखी हुई बात को आजमा कर देख लेते हैं। इस अंगूठी से कुछ मांग कर देखते हैं, अभी पता चल जाएगा कि ये सच है या झूठ। हे चमत्कारी अंगूठी, पिताजी को एक सोने की चेन पहना दे। इतना कहते ही हरिया के गले में एक चमचमाती सोने की चैन आ जाती है जिसे देखकर हरिया खुश हो जाता है। अरे वाह, सोने की चैन, ये तो कमाल हो गया बेटा। ये अंगूठी तो सच में काम करती है। हाँ पिताजी, अब जल्द ही हम गांव में सबसे अमीर बन जाएंगे। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। शाम हो जाती है और हरिया और भोला दिन भर का काम खत्म करके उस जादुई इच्छा पूर्ति अंगूठी को लेकर खुशी खुशी घर आ जाते हैं। क्या बात है जी, आज दोनों बाप बेटे बहुत खुश लग रहे हो और आपके हाथ में ये क्या चीज है? अरे धीरे बोलो बिमला, कोई सुन ना ले। आज और अभी से हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर होने वाली है। ये समझ लो कि अब हमको पैसों के लिए किसी के आगे रोना नहीं पड़ेगा। क्या सच में? ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया है आपके आज? हरिया उस संदूक से वो जादुई अंगूठी बाहर निकालकर बिमला को दिखाता है। ये लो बिमला, ये वो पैसे छापने की मशीन है। ये क्या है जी? ये तो कोई मामूली सी अंगूठी लग रही है। अरे बिमला, ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है। यह इच्छा पूर्ति करने वाली जादुई अंगूठी है। इससे जो भी मांगोगे वह तुरंत मिल जाता है। वाह जी, सच में ये तो कमाल की चीज है। फिर तो हम भी पैसे वाले बन जाएंगे। मेरे पास भी ढेर सारे सोने चांदी के गहने और महंगी महंगी साड़ियाँ होंगी। चलो अब जल्दी से इससे कुछ मांग लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हे चमत्कारी अंगूठी, मुझे एक सोने का हार दे दे। अरे वाह, मेरा सोने का हार कितना सुंदर है ये। हे भगवान, ना जाने कितने सपने देखती थी मैं इसके लिए। अब जाकर मुझे ये हार मिला है। उसके बाद बिमला उस अंगूठी से एक के बाद एक कई सारी चीजें मांग लेती है, सोना चांदी रुपए और गहने। अब बिमला के पास ढेर सारे गहने हो गए। बिमला, अब तो हमारे पास बहुत पैसा हो गया है। इन पैसों से हम अपना कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं जिससे हमारा जीवन बहुत आराम से बीत सकता है। चलो अब इस अंगूठी को हम वापस जमीन में गाड़ देते हैं। हैं? ये क्या बोल रहे हो जी आप? इतने से पैसों में हमारा कुछ नहीं होगा। हमें तो अभी और भी गहने और रुपए चाहिए। ज्यादा लालच करना ठीक नहीं बिमला। इस अंगूठी के चक्कर में कहीं हम किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाएं। मुझे तो अब इस चमत्कारी अंगूठी से डर लगने लगा है। हरिया के बार बार समझाने पर भी उसकी पत्नी बिमला ने हरिया की बात मानने से इनकार कर दिया और लालच में आकर वह उस अंगूठी को अपने साथ अंदर ले गई। कुछ ही दिनों में हरिया के अमीर होने की खबर पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। हरिया की इतनी तरक्की देख गांव के लोग जलने लगे। उसके अचानक अमीर होने की बात गांव में आग की तरह फैलने लगी
और यह बात गांव के जमींदार खूसटमल के पास भी पहुंच गई। सेठ जी, जल्द ही इस गांव से आपकी जमींदारी की कुर्सी छिनने वाली है, क्योंकि अब आपसे भी बड़ा धनवान हमारे गांव में हरिया बन गया है। पता नहीं कहां से उसके पास इतनी धन दौलत आ गई है। उसकी तो मानो किस्मत ही बदल गई है। क्या वो हरिया किसान जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था, वो मुझसे आगे बढ़ गया? ऐसा नहीं हो सकता। लगता है उस हरिया को कोई खजाना मिल गया होगा। सुनो मंगू, तुम पता लगाओ कि हरिया के पास ऐसा कौन सा खजाना है जिसकी बदौलत वो कुछ ही दिनों में इतना मशहूर हो गया। और हाँ, जो भी इस राज का पता करके मुझे बताएगा उसे मैं पूरे 50 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। अब जाओ और मुझे खबर करो। इतना सुनकर मंगू वहां से निकल जाता है और रात होते ही हरिया के घर पहुंचकर चोरी छिपे झांकने लगता है। इधर हरिया और उसकी पत्नी बिमला हर रोज की तरह आज भी उस अंगूठी से सोने चांदी रुपए पैसे मांग रहे होते हैं। मंगू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अब उसे हरिया के अमीर बनने का राज पता चल चुका था। सुबह होते ही वह जमींदार के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता देता है। अच्छा, तो यह बात है। तभी मैं सोचूं आखिर एक गरीब किसान इतनी तरक्की कैसे कर सकता है। मुझे कुछ न कुछ जुगाड़ लगाना होगा ताकि मैं उस जादुई अंगूठी को हासिल कर सकूं। कुछ देर सोचने के बाद जमींदार अपने आदमियों को लेकर सीधा हरिया के घर पहुंच जाता है। हरिया, ओ हरिया, बाहर निकलो। क्या हुआ जमींदार जी? देखो हरिया, तुम्हारा अचानक अमीर बनने का सारा राज मुझे पता चल चुका है कि ये सब उस चमत्कारी अंगूठी का कमाल है। सुनो हरिया, तुम्हें ये जो इच्छा पूरी करने वाली चमत्कारी अंगूठी मिली है वह मेरी जमींदारी के क्षेत्र में आती है, इसलिए उस अंगूठी पर मेरा ही अधिकार है। जमींदार जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो अंगूठी मेरी है क्योंकि वो मेरी जमीन से निकली है। उस पर मेरा ही अधिकार है, भले ही वह क्षेत्र आपका है। अरे ओ हरिया, लगता है तुझे मेरी शराफत की भाषा समझ नहीं आ रही। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वो चमत्कारी अंगूठी मुझे दे दो, वरना मैं राजा जी को सारी बात बता दूंगा, जिससे तुम्हें चोरी के इल्जाम में बड़ी सजा होगी। हरिया और जमींदार के बीच काफी देर तक झगड़ा चलता रहा। हरिया उस लालची सेठ की नीयत अच्छी तरह समझता था, इसीलिए वह उस सेठ को वो अंगूठी देने को राजी नहीं हो रहा था। लेकिन वह सेठ हरिया से मारपीट करके उस जादुई अंगूठी को छीनकर अपने घर ले आता है। अब जमींदार उस चमत्कारी अंगूठी से अपनी मनचाही मुरादें पूरी करने लगता है। जमींदार उस अंगूठी से जो भी मांगता उसे वह मिल जाती। इधर हरिया उस जमींदार की गुंडागर्दी से दुखी होता है, इसलिए अब वो राजा के पास जाकर उस चमत्कारी अंगूठी के बारे में सब कुछ बताने का फैसला करता है और राजा से मिलने राजमहल पहुंच जाता है। हरिया राजमहल पहुंचकर चमत्कारी अंगूठी वाली सारी बात राजा को बता देता है। जादुई अंगूठी की खूबियां राजा को बहुत पसंद आती है। वाह, चमत्कारी अंगूठी! इससे तो हम अपने राज्य के खजाने को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व ताकतवर राजा बन जाऊंगा। अच्छा हरिया, तो तुम्हारे पास एक जादुई अंगूठी थी जो कोई भी इच्छा पलक झपकते ही पूरी कर देती है, और उस अंगूठी से तुम हर रोज अपने लिए खजाना इकट्ठा कर रहे थे। और अब जब वो जमींदार तुमसे वो अंगूठी छीन कर ले गया, तब तुम मेरे पास भागते हुए आए हो। तुमको पता होना चाहिए कि इस राज्य में केवल राजा के पास ही सबसे ज्यादा धन, दौलत और सोना चांदी होना चाहिए, किसी किसान के पास नहीं। सुनो मंत्री, तुम तुरंत ही उस जमींदार से वो जादुई अंगूठी को यहाँ लेकर आओ और इस हरिया को तुरंत कारावास में डाल दो। इसने आज तक हमसे उस अंगूठी की सच्चाई छुपाई है, इसकी यही सजा होनी चाहिए। और हाँ, साथ ही उस जमींदार को भी बंदी बनाकर हरिया के साथ कारावास में डाल दो, उसको भी बराबर सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा महाराज। मुझे कारावास में मत डालिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। हरिया उस राजा के सामने रोता गिड़गिड़ाता रहा, परंतु उस निर्दयी राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे कारावास में डाल दिया। इधर राजा का आदेश मिलते ही मंत्री तुरंत अपने साथ सैनिकों को लेकर उस जमींदार के घर पहुंच जाता है। महामंत्री जी, आप यहाँ? आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मुझे बता देते, मैं राजमहल आ जाता। देखो जमींदार जी, आपके खिलाफ महाराज के पास एक शिकायत आई है। उस शिकायत के आधार पर मुझे आपको गिरफ्तार भी करना पड़ सकता है। ये आप क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? मैंने क्या किया है?
देखो जमींदार, अनजान बनने का नाटक मत करो। हमें उस जादुई अंगूठे के बारे में सब कुछ पता चल चुका है जो तुम हरिया किसान से डरा धमका कर ले आए हो। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वो चमत्कारी अंगूठी हमें दे दो, वरना कठोर दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री जी, वह चमत्कारी अंगूठी मेरी है, जो कि वह मेरी जमींदारी के क्षेत्र में हरिया किसान को मिली थी। अच्छा जमींदार, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। जो क्षेत्र तुम्हारी जमींदारी में आता है वह इस राज्य की सीमाओं के अंदर आता है, यानी राजा के राज्य में। इसलिए उस जादुई अंगूठी पर हमारे राजा का अधिकार है। अब वह अंगूठी महाराज के पास जाएगी। जल्दी से वो अंगूठी मुझे सौंप दो, अन्यथा दंड के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है मंत्री महोदय, मैं समझ गया। अगर ऐसी बात है तो आप उस जादुई अंगूठी को ले जा सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप बस रुकिए, मैं अभी आपको वो अंगूठी लाकर देता हूँ। इतना कहकर जमींदार घर के अंदर से उस जादुई अंगूठी को लेकर बाहर आता है और उसे मंत्री के हाथों में सौंप देता है। जादुई अंगूठी मिलते ही मंत्री के सुर बदल जाते हैं। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस जमींदार को। इसने एक किसान से मारपीट करके उससे यह अनमोल अंगूठी छीनी है। अब इसे आजीवन कारावास का कठोर दंड मिलेगा। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं मंत्री जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने अभी अभी वचन दिया था कि आप मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। माफ करना जमींदार, मैं अपने महाराज के आदेश का पालन कर रहा हूँ। राजमहल पहुंचकर मंत्री उस चमत्कारी अंगूठी को राजा को सौंप देता है और उस जमींदार को हरिया के साथ कारावास में बंद कर देता है। अरे जमींदार जी, आखिर आप भी गिरफ्तार हो ही गए। हाँ भाई हरिया, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जमींदार जी, मुझे तो पहले ही आभास हो रहा था कि इस जादुई अंगूठी के चक्कर में हम पर कोई मुसीबत आ सकती है, और देखो आज वही हो गया जिसका डर था। वहीं दूसरी ओर राजा उस जादुई अंगूठी से अपने राज्य के खजाने को दिन रात बढ़ाता चला गया और राजा के पास पहले से कई गुना अधिक धन दौलत और शोहरत हो गई। राजा के पास अपार धन दौलत होने की खबर जब दूसरे राज्यों के राजाओं के पास गई, तो उन सभी राजाओं ने उस धन दौलत को हथियाने के लिए राजमहल पर आक्रमण करने की चेतावनी दे दी। चेतावनी सुनते ही राजा डरने लगा और उसने आक्रमण से अपने राज्य और धन दौलत को बचाने के लिए तुरंत अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई। सुनिए महामंत्री, हमारे राज्य पर दूसरे राजाओं की बुरी नजर पड़ गई है और वह बहुत जल्द ही हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। आप कोई सुझाव दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। महाराज, मेरे पास एक अचूक उपाय है। हम उस चमत्कारी अंगूठी की मदद से हूबहू आपकी ही तरह दिखने वाले कुछ नकली राजा बनवा लेंगे, ताकि आक्रमणकारी नकली राजाओं से लड़ाई लड़ते रहें और आप हमेशा सुरक्षित रहें, और सुरक्षित रहकर युद्ध का नजारा देखिएगा महाराज। बिल्कुल सही कहा आपने महामंत्री, आपकी बुद्धि की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जाइए, आप फौरन उस जादुई अंगूठी को यहाँ लेकर आइए। कुछ ही देर में मंत्री उस अंगूठी को लेकर राजा के सामने आ जाता है। यह लीजिए महाराज, ये रही वो जादुई अंगूठी। महामंत्री जी, इस जादुई अंगूठी से फौरन हमारे जैसे 10 और राजा बनाए जाएं। जी महाराज, अभी लीजिए। हे चमत्कारी अंगूठी, महाराज जैसे और 10 राजा बना दो। इस तरह उस चमत्कारी अंगूठी की मदद से वहाँ 10 राजा आ खड़े हुए। अब एक नहीं बल्कि पूरे 11 राजा हो गए थे। तब एक और बड़ी परेशानी उनके सामने आ खड़ी हुई कि अब इन 11 राजाओं में से असली वाला राजा कौन सा है, ये पहचान पाना मुश्किल हो गया। अरे मंत्री जी, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इनमें से हम अपने असली महाराज को कैसे पहचानेंगे? पुरोहित की बातें सुनकर सभी राजाओं ने खुद को असली वाला राजा बताना शुरू कर दिया और हर राजा खुद को उस राज्य का मालिक होने का दावा करने लगा। मंत्री और पुरोहित इससे पहले कि कुछ समझ पाते, उन सभी राजाओं ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया और एक दूसरे की जान ले ली। इस तरह सभी राजाओं की मृत्यु हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सभी राजा मारे गए। हाँ मंत्री जी, अब क्या करें? इन नकली राजाओं के साथ साथ हमारे असली महाराज भी मारे गए। राजा की मृत्यु के बाद राज दरबार सूना सूना हो गया। राज्य चलाने के लिए एक योग्य राजा का होना जरूरी होता है, इसलिए अब मंत्री और पुरोहित दोनों ही सोच में पड़ गए। अब हम क्या करें पुरोहित जी? महाराज तो अब रहे नहीं, अब हम क्या करें? आप ही बताइए। सुनिए मंत्री जी, राजा की मृत्यु से लोग खुशियां मना रहे हैं कि उनको मुसीबत से छुटकारा मिल गया है। वैसे भी महाराज बहुत बेरहम थे। अब हमें किसी योग्य और सक्षम व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए, जो राज्य के लोगों के लिए मददगार हो, दयावान हो। राज्य के लोगों की भलाई इसी में है।
आपने सही कहा पुरोहित जी। मैंने भी राजा के आदेश पर 2 बेकसूर लोगों को कारावास में बंद कर दिया है। मैं अभी जाकर उन्हें आजाद कर देता हूँ। इस प्रकार पुरोहित और मंत्री अपने साथ उस जादुई अंगूठी को लेकर हरिया के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं और उसके बाद हरिया और जमींदार को कारावास से मुक्त कर देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। किसी ने सच ही कहा है कि लालच बुरी बला है। इसी लालच के चलते मैं अपने परिवार से अलग हो गया। इसी के चलते राजा जी की मृत्यु हो गई और ये सब कुछ इस जादुई अंगूठी के चलते हुआ है। इसलिए मैं अभी इस चमत्कारी अंगूठी को नदी में बहा देता हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये कहकर हरिया उस जादुई अंगूठी को ले जाकर नदी में बहा देता है। हरिया की ईमानदारी और समझदारी को देखते हुए उसे उस राज्य का नया राजा बना दिया जाता है, जिसके बाद उस राज्य में सब खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।